फाशी आणले प्रयत्न होता. मला आल्यानंतर बघून आश्चर्य वाटलं, आनंद वाटला. खूप प्रेशियस, खूप चांगलं प्रशस्त आणि प्लेझंट इतक्या वर्षाच्या सामाजिक आणि राजकीय कामातून मला एखाद्या जागेत गेल्यानंतर ही लाभदायी जागा आहे, प्लेझंट आहे, की इथे लोकांना असं सफोकेशन होईल असं मला आपोआप तसं फिलिंग येतं. तसं मला काही लाईनी म्हणायला लागला. मला क्षमा करा की मला उशीर पण झाला. तर महानगरपालिकेमध्ये एक 7-8 विषयांवर आढावा भेटत होते, रिव्ह्यू टीम होती आणि बरोबर घड्याळ लावून मी उठणार बाहेर 2 आंदोलन सुरू. एक महानगरपालिकेत काम करणारे स्वच्छता कर्मचारी, त्यांच्या कॉलनीमध्ये खूप गैरसोयी आहे. आणि दुसरा गट आला तो सिंहगड कॉलेजमध्ये गेले काही महिने तिथं 700 पगार झाले. आंदोलन जेव्हा सुरू होतं तेव्हा ते ओलांडून आलं तर त्याची बातमी होती. मला 10 मिनिटं ते आठवण करण्यात वेळ गेला. अच्छा दुसरी समावाची करा तुम्हाला लगेच जायचं. आपल्यापैकी किती जणांची श्रद्धा आहे माहीत नाही, परंतु सातारा रोडला एक शंकर महाराज मठ म्हणून आहे. प्रचंड लोक श्रद्धेने जातात, माझी श्रद्धा आहे. त्याचा आजपासून 7 दिवस एक उत्सव सुरू होता. तर त्याची पहिली आरती मी करायचीच. ती त्यांना मी परवानगी दिली. 6:30 डॉट 6:30 होते. पण आता पुढे एक भजनाचा कार्यक्रम आहे आणि त्याचं इनॉग्रेशन नारळ फुटमाला घ्या ते मात्र त्यांनी म्हटलं की करणार. म्हणून मग ह्या कार्यक्रमाचा साईज पाहिला तर अजून एक अर्धाच कार्यक्रम चालेल, तो चालावा. कुठलाही कार्यक्रम आपण खूप तयारीने ठरवतो. त्यामुळे माझ्यासारखं आलं की घाई करतो. तर इथे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे प्रभू आहेत काळकरचं. मग आमच्या अनेक ॲक्टिव्हिटी याच्यामध्ये डेस्टिनेशन कोवर्किंग सेंटर त्याच्यात तुम्ही काही दिवस होता, त्याचे संस्थापक मंदार देवापती आहेत, खूप मंडळी आहेत. त्यामुळे काही अवॉर्ड द्यायचे असं मला कळलं ते तुम्ही त्यांच्या हस्ते द्या. आणि पुन्हा तरी तुम्ही खूप काही हायटीची व्यवस्था केली आहे. म्हणजे मध्ये मध्ये हायटीमध्ये आयटम्स म्हणून मला थोडं टेम्प करत होते, पण मला त्यातून आवडत. तुम्ही सगळ्यांनी स्वाद घ्या. डाटाटेक दी डाटाटेक आणि ज्ञानेश्वर फाउंडेशन दी डाटाटेक लॅब ही गेली 5 वर्ष खूप प्रगती करत चाललेली IT मधली इंडस्ट्री आहे. वेगवेगळ्या गोष्टी प्रयत्न करत राहायचा आणि याच्यासाठी मी सगळ्या डिग्नेटरीजला पण मनापासून आभार मानतो आणि आलेल्या सगळ्या पाहुण्यांचे पण मनापासून आभार मानतो. माझी आई बसले, माझे वडिलांचे खूप जवळचे मित्र बसले, सगळे त्यांचे सगळे शाळेतले मित्र इथं आलेले, माझे सासरे आलेले आणि ते कुटुंब. एकच गोष्ट मी सांगतो की सगळ्या 4 बाजूनी प्राऊड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल वी हॅव बीन डूइंग मल्टिपल ट्रायल अँड एरर प्रॅक्टिसेस, रिसर्च, फेल्ड मल्टिपल टाइम्स. ॲग्रिकल्चरमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ICICI बँक सारख्या बँकेसाठी फ्रॉड अनालिटिक्स कसं करायचं आणि फ्रॉड. Very happy to see that your company and you and your team is playing a very important role. आता प्रासर म्हणत होते जसं युनिव्हर्सिटी बरोबर पण बरीचशी कामं तुमची झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी आम्ही चंद्रकांतदादांच्या बरोबर एक MIT कॉलेजमध्ये पुणे स्टार्टअप एक्सपो सुरू केलेला होता. त्याच्यामध्ये we had invited a lot of applications from various companies, various startups, and I'm happy to inform you and the entire team that the platform that we based this entire setup on was developed by Amit. 500 जवळपास एंट्रीज आलेल्या होत्या आणि out of those 500 we actually shortlisted around 18 to 20 startups which were given different awards, and we had also arranged a business pitch competition for all the companies that were shortlisted. And Amit, I think, I don't know if you know this, but after that Tiger Time event, we got commitment from around 6 investors in the startups that were shortlisted. One platform can actually go ahead and do a lot of things
not just be a platform but actually be useful to various startups. And the startup expo done in a very, very concise and compact manner, and which was attended by a lot of people. And I was very happy to see that the IT Minister, Shri Ashish Shelar, was also there for that particular event along with Chandrakanta. So हे थोडक्यात एक definitely मिळू शकतो. Lastly, I'll just mention a couple of things. With Amit, we are planning to आता दादानी जे mention केलं की वेगवेगळ्या many people, many startups to come forward. दादांची एक संकल्पना अशी आहे की महिलांना रोजगार मिळावा याच्यासाठी काहीतरी टेक्नॉलॉजी बेस्ड काही सिस्टम्स तयार व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आता आपण टार्गेट असं ठेवलेलं आहे की पुढच्या या वर्षामध्ये साधारण 10,000 महिलांना स्पेसिफिक रोजगार मिळावा. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा महिलांची जी गरज असते, फुल डे हा जॉब कदाचित त्यांना शक्य होत नाही, पण पार्ट टाइम बेसिसवरती असं जर आपण रोजगार महिलांना मिळवून दिला तर इट विल गो अ बिग वे इन हेल्पिंग a lot of people in the community. So I hope with a lot of investors that we have met with at the Pune Startup Expo, with Amit, अजून आमचे काही पार्टनर्स आहेत आमच्या एक्सपोच्या याच्यामध्ये, त्यांच्याबरोबर पण आम्ही चर्चा चालू आहे. So I hope that we get to that stage in a very short time, and I can tell you for sure that Chandrakanta has assured a lot of support and complete backing for this type of. आपके जो यहाँ पे डाटा टेक है, क्या करने जा रहे हो या क्या कर रहे हो बताइएगा. आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि सब जगह एआई का बोलबाला है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स दैट देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो सबसे पहले भारत के नागरिकों को मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉट एआई हैज़ टू बी अंडरस्टूड फंडामेंटली एट डेटा टेक लैब्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल of doing AI research into agriculture, into finance, into defense, into retail segment. हम बहुत कुछ रिसर्च कर रहे हैं और उसमें से काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो गया है. हमारे कुछ कस्टमर्स का 32% कॉस्ट सेव हुआ है और 18% प्रॉफिट्स बढ़े हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. आई नॉट से सिर्फ AI, बट अल्टीमेटली AI, टेक्नोलॉजी एंड माइंडसेट ये अडॉप्ट क्यों करना चाहिए. अल्टीमेटली एवरीबडी नीड्स बिजनेस, एवरीबडी नीड्स रेवेन्यू. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा टेक लैब्स इज trying to establish transforming businesses and making an impact with assured ROI for all the industries in the world at the moment. एट प्रेजेंट एआई क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है आज के वक्त में. आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, कितना का पैरामीटर नहीं बता सकते क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस अलग है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस प्रोडक्टिविटी में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस डिफेंसिव है, फ्रॉड प्रिवेंट करना है, कुछ अचीव नहीं करना है बट फ्रॉड होने नहीं देना है. वैसे ही रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर सेगमेंटेशन है. So every industry has a different mindset of adopting technologies like AI and data. Artificial intelligence cannot work without data. So सिर्फ AI की बात करोगे तो वैसा नहीं चलेगा. AI is just a mindset, but it is implemented with the help of technology and different set of data. So एक जागरूक नागरिक के हिसाब से आपको फंडामेंटली AI क्या है, उसके अराउंड डेटा क्या है और वो किस इंडस्ट्री में यूज़ करना है, ये समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. जब से एआई आया है तो लोगों के मन में दो तरह की धारणा है कि इसका हम अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे जाएगी तो बहुत से लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा. जिस तरीके से वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे, सारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, राइटअप्स आते हैं, तो इसको लेके काफ़ी डाउट्स है. तो इसके बारे में कुछ अगर आप क्लैरिफिकेशन. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एआई के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत फहमियाँ हैं, उसमें से ही ये एक गलत फहमी है. रीज़न बीइंग एआई जॉब ले नहीं रहा है. और जब भी मैं लेक्चर्स देता हूँ या सेशंस लेता हूँ 8-8 घंटे के, 4-4 घंटे के स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट्स में, मैं हमेशा एक पैरामीटर कवर करता हूँ, ह्यूमन वर्सेस मशीन्स. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से 913 नई नौकरियों के टाइप जिसको हम जॉब रोल बोलते हैं
वो मार्केट में लॉन्च हुए हैं। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 31 मार्च 2025। हाँ, ये बात सही है कि 250 जॉब रोल्स बंद भी हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 250 जॉब रोल्स बंद हुए हैं। वो लोग अगर एआई को सीख के उसका यूटिलाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए करेंगे तो उनको नए जॉब रोल्स में ज़रूर मौका मिलेगा। सो इट इज़ नॉट दैट एआई is taking away jobs. It is not human versus machines. It is humans with machines, and that will make an impact in the industry. ज्ञानसा फाउंडेशन भी आपका है, उसके द्वारा क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करते हैं आप बताएंगे? ज्ञानसा फाउंडेशन आपका जो है। ज्ञानाशा फाउंडेशन में फिलहाल हम अभी ज्ञानाशा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आया कि एक स्कूल में, एक गांव के एक स्कूल में मेरे पिताजी ऐसे ही गए थे और घूमते घूमते पहुँचे थे। बारिश का सीज़न था और वहाँ पे पेरेंट टीचर्स मीटिंग चल रही थी और एक पेरेंट खड़ा हुआ, एक आदिवासी पेरेंट खड़ा हुआ और वहाँ के जो टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के लोग थे उनको उसने बोला कि सर, जो सर पे पानी टपक रहा है स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, वो तो आप रोक नहीं पा रहे हो, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? एंड दैट्स वेयर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। एंड फिर हम दोनों ने, मेरे पिताजी ने, मैंने कुछ सोचा, बट अनफॉर्चुनेटली इस सोच के दरमियान मेरे पिताजी नहीं रहे। तो फिर मैंने ज्ञानाशा फाउंडेशन बनाया और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टायर 2, टायर 3 गांव हैं, आदिवासी गांव हैं, या जो दूर के गांव हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, एक गांव में जाओगे और बच्चों के पूछोगे करियर क्या करना है तो वो बोलेगा या तो आर्मी में जाना है या तो 10वीं के बाद वो रोड का काम करने लग जाएगा, कहीं मजदूरी करने लग जाएगा। सो उनको पता नहीं है कि क्या करियर्स हैं, क्या नहीं है। सो ऐसे गांव हमने आइडेंटिफाई किया इन एंड अराउंड महाराष्ट्र और उन स्कूल्स में करीबन अलग अलग स्कूल्स को कुल मिला के 5000 प्लस बच्चों को हम उनका एजुकेशन और उनका करियर गाइडेंस पे काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल में हमने 18 PSI और 34 आर्मी ऑफिशियल्स, 4 जर्नलिस्ट और 2 डॉक्टर्स उन स्कूल से निकाले हैं जिनको ये पता भी नहीं था जर्नलिज्म क्या होता है, जिनको ये पता भी नहीं था कि PSI या SSB करके कोई एग्ज़ाम होती है जो उनका करियर सेट करेगी, जिन्होंने ये सोच लिया था कि 10वीं अगर पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, हमें तो पत्थर फोड़ने हैं, हमें तो रोड बनानी है, हमें तो ईंटें उठानी है। इस सेगमेंट में हम एजुकेशन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी, अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ा है। मे बी 20 साल पहले, 30 साल पहले सब कुछ आपके फाइल में और गोडाउन में, अभी मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, वो इंस्टीट्यूट हमारे पास आया है और पिछले 40 साल की फाइलें एक गोडाउन में, उसमें सारी कंप्लायंस, इनकम टैक्स की फाइलें हैं, बच्चों के रिजल्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सब लगता है, वो एक गोडाउन में पिछले 40 साल की बड़ी हैं। और भी उसको उनको डिजिटाइज करके AI बेस्ड, क्योंकि क्या है कि बच्चा जब पास होकर बाहर निकलता है, जॉब ढूंढता है, तो उसका डिग्री वेरीफाई करने की एक प्रोसेस होती है हर कॉर्पोरेट कंपनी में। वो डिग्री वेरीफाई कंपनी को अगर 7 दिन में नहीं मिली तो बच्चों को जॉब नहीं मिलता। और आज ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ वो डिग्री वेरीफाई करने के लिए 15 दिन, 3-3 महीने लग जाते हैं, इवन डुप्लीकेट डिग्री लेने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। सो ये सारा चीज़ AI और डैशबोर्ड और प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक सवाल है, सॉरी, आपका जो सवाल था कि AI अभी बूम हुआ है, अभी बूम इसलिए हुआ है क्योंकि डेटा आया है। इट इज़ ऑल अबाउट डेटा। AI तो पहले से ही था, इट इज़ जस्ट जितना डेटा बढ़ा उतना हमें पिक्चर क्लियर हुआ। AI के जिस आपने डेटा की बात करी, तो डेटा को कितना रिलेवेंट मानेंगे हम? क्योंकि डेटा जो है कोई भी फिट कर रहा है AI के पता कर, उसके बाद मिसगाइड भी हो सकता है, एब्सोल्युटली मिसगाइड भी होगा। तो इसीलिए AI कुछ किसी का जॉब नहीं लेगा, क्योंकि ह्यूमन लगेगा, सर लुक है, जो ह्यूमन ज़रूर लगेगा टू वैलिडेट कि AI जो डेटा है, प्रेडिक्शन दे रहा है वो सही है या नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है एक प्रोडक्ट का, जो ये बताता है कि ये गाय कितना दूध देगी, इसके दूध में कितना फैट कंटेंट होगा, और ये दूध में अगर पनीर निकाला जाए तो कितना पनीर निकालेगा। ये गाय के हेल्थ को एनालाइज करके, डेटा कैप्चर करके हमारा प्रोडक्ट्स
मार्केट में हमारा प्रोडक्ट्स फार्मर को बताता है। अभी इस चीज़ में एआई तो बताएगा, क्योंकि उसको किसने सिखाया, एआई को किसी ने सिखाया, किसी वेटरनरी साइंटिस्ट ने ही सिखाया ना। अगर वो वेटरनरी साइंटिस्ट या फिर आप कॉमर्स ले लो या फाइनेंस ले लो, उसने गलत इनपुट दिया पे काम कर रहे हैं, सिटीजनशिप मैनेजमेंट में किया है जहाँ पे हम वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन में कर रहे हैं, रिटेल में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, जैसे हमने बताया, हेल्थ साइंसेज में कर रहे हैं। जो दादा ने कैंसर का उदाहरण दिया, तो उसमें हमारा मल्टीपल प्रोटोटाइप्स पेटेंट्स एक्सेप्टेड हैं। सो आइडेंटिफाइंग कैंसर फ्रॉम द डे इट इज डिटेक्टेड, आवर एल्गोरिथम्स डिफाइन द ग्रोथ पाथ। आज अगर आपको कैंसर लेट्स से उंगली में हुआ है, तो ये उंगली के सेल से वो बॉडी में कहाँ बढ़ेगा अगले 5 साल में, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। और इसमें हमने हेल्थ केयर में, मैंने खुद मेरा पीएचडी का थीसिस था और इसमें हमने काफ़ी काम करके अभी काम करने की सिटीजन्स के लिए काम करने की कोशिश ओपन है सर, ये सब करने के लिए तैयार कितनी कंपनियां हैं आपकी नज़र में, कितनी कंपनियां हैं अभी? किस की जो भी यंग युवा यहाँ पर हम देखते हैं वो आईटी कंपनी से बाहर आना चाहता है, बाहर काम कर रहा है, वहाँ पे जाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव ला रहा है। और डाटा टेक जैसी कंपनी जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को सिखाएंगे, तो क्या सिखाना ज़रूरी है? एक तो बात है लर्निंग की, लेकिन जब हम वर्कफोर्स बनाना चाहते हैं कोई भी इंडस्ट्री के लिए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। आज यहाँ पर हम 2 वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं, हम यही सोच रहे हैं कि आज के युवा को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करें, उनके पास कौन से कौशल्य हो। जैसे हम एआई की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि डेटा बहुत बड़ा आ रहा है, डेटा जा रहा है, जहाँ पर एग्री है, फार्मा है, मेडिकल साइंसेस है, रोबोटिक्स है, स्पेस है, एलॉन मस्क की बात होती है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वही बात हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर टाटा बात कर रहे हैं कि हम कैसे इसरो को बताएं कि हम कैसे इसरो के साथ काम करें, क्या COEP जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, IIM जैसे, IIT जैसे लोग किस तरह से ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मुझे लगता है डेटा टेक जो कंपनी है, इनका जो एक्सपीरियंस हमें लाता है। आज हमारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय क्या चाहती है, तो सबसे यही चाहती है कि इंडस्ट्री क्या चाहता है और क्या इंडस्ट्री और हम साथ में काम कर सके, क्योंकि रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है। ये नहीं है कि आज मैंने बोला कि ChatGPT है तो कल डीप सीक आ चुका है चाइना का। हम चाइना के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि डार्क एनवायरनमेंट में उनका काम चल रहा है, वहाँ पे रोबोट्स मशीनें चला रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है। तो मेरा युवा कहाँ जाएगा, भारत का युवा कहाँ जाएगा? आज पंतप्रधान मोदी साहब वही सोच रहे हैं, अश्विनी जी भी वही सोच रहे हैं, IT के सारे लोग इसी चिंता में हैं कि भारत का युवा जो इंटेलिजेंट है, कुछ करना चाहता है, हमें करने की करता है, लेकिन हमें दिशा नहीं, हमें पता नहीं कि योग्यता कैसे हासिल की जाए। तो क्या इस तरह की इंडस्ट्री जहाँ पर PhD किया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने काम किया है, आज हमने बात की कि रिंग में से हम ब्रेस्ट कैंसर, मैमोग्राफी जैसी चीज़ें 5000 रुपये में 2 मिनट में 10 मिनट में, इसकी मतलब है कि हम क्वालिटी चाहते हैं, हम प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, हम टाइम सेव करना चाहते हैं। तो इसकी योग्यता, इसका एजुकेशन इस भारत में होने की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह की एक डेटा टेक कंपनी नहीं लगेगी भारत को। हमें तो बहुत सारी डेटा, आपने जो सवाल पूछा कितनी लगेगी, अरे हमें तो रोज लगेगी, स्टार्टअप रोज लगेंगे, हमारे यूनिकॉर्न्स बहुत लगाएंगे, हमें स्टार्टअप में इनोवेशन की बात कर रहे थे, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि हम इनोवेशन कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। अगर ये हम नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में का युवा फिर सक्षम। हम किस पे बिलीव करें, हम किस पे विश्वास करें? जब तक हम आँख से नहीं देख पाते हैं कि ये हो रहा है, तो आई थिंक वो करने की क्षमता द डेटा टेक जैसे कंपनियां, जो स्टार्टअप है, जो यहाँ पर फाउंडर बैठे हुए, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। NSDC है, UGC है, AICT है, हम सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे युवा को अच्छी तरह की, इसका मतलब है क्वालिटी तो है ही, लेकिन जो आज चाहिए, कल जो जिसके बारे में हम सोच सके, जो 10 साल के बारे में बाद में हम सोच सके, इस तरह की कंपनियां अगर हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करती हैं, हमारे जिसे कहते हैं सिलेबसेस में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो क्या ये क्रेडिट हम ले सकते हैं? क्या हम AI के लिए पाइथन हो, SQL सर्वर हो, SQL है आपका, उसके बाद में बिग डेटा हो, IoT है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, फिर वो मैकेनिकल हो, फिर वो सिविल हो। आज बात
आई थिंक हम लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ पर ड्रोन जाकर आज फूड, बैंगलोर का आपने पढ़ा होगा कि बैंगलोर में फूड अभी डिलीवरी तो क्या पुणे में नहीं हो सकती? क्या पुणे में कहाँ कर सकेंगे? तो आई थिंक ये सारी जो इंडस्ट्री पुणे में है, और मुझे लगता है द डेटा टेक लैब जो काम कर रहा है, बहुत ही ग्रोथ जो है, फ्यूचर ग्रोथ करने की जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वो यहाँ पर होनी चाहिए। बच्चों को इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, बच्चों को, उन्होंने कहा कि ज्ञान आशा बहुत काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ज्ञान आशा में से क्या हम इस तरह के साइंटिस्ट, क्या इस तरह के थिंकर्स हम क्रिएट कर पाए कि जो ये बच्चे आगे आकर ड्रोन हो या तो एग्री में हो या तो फिर रिन जैसी मैमोग्राफी के टेस्ट हो। आई थिंक बहुत सारा बदलाव हमारे भारत देश में लाने की बहुत सारी ज़रूरत है, और मुझे लगता है द डेटा टेक कंपनी, हम जैसे यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐसी सारी कंपनीज हमारे साथ आए, हमें बताएं, बिकॉज हर एक कैंपस में कम से कम 5000 बच्चे आज कंप्यूटर, AI ML, AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इस तरह के सारे अभ्यासक्रम पढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ हमें बहुत नज़दीकी से करना चाहिए, बहुत सारी पार्टनरशिप करनी चाहिए। हर बार हम यहाँ से उठकर बॉम्बे में जाएं, इससे अच्छा है कि यहाँ पर ही पुणे में अगर इस तरह की कंपनी हमें आती है, हिंजवाड़ी से इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट आते हैं, तो पुणे के आई थिंक 1.5-2 लाख बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं सारे विश्वविद्यालयों की बात कर रही हूँ, सारे इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ कि ये सारे बच्चे क्या चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट चाहते हैं, ये सारे बच्चे क्या चाहते हैं, तो आइडिया चाहते हैं, ये सारे बच्चे क्या चाहते हैं, तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, उनको पता नहीं है। अगर इंडस्ट्री इस तरह से हमारे सामने आती है, हमारा उनका हाथ बटाती है, हाथ सामने करती है, तो मुझे लगता है ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप विल टेक अ लॉन्ग वे फॉर इंडिया टू चेंज द इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। AI से मिलने वाले जो रिजल्ट है, क्योंकि डेटा इतना जनरेट हुआ है, उस रिजल्ट का उपयोग हमारे देश के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। AI में आपके पास डेटा है और डेटा से आप कुछ रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो खेती है, हमारा जो संचालन है, हमारा जो दलन वलन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ में इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रश्न कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारा एक विशाल देश है, 140-142 करोड़ लोगों का, और उनका बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने के लिए हमें डेटा प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। अंतिमतः मनुष्य की बुद्धि अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन वो करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन AI के माध्यम से मिल सकता है। आज कोई भी क्षेत्र में अगर युवा काम कर रहा हो तो वो अपने मोबाइल में AI का यूज जाने अनजाने में करता ही है, लेकिन वो सकारात्मक यूज कैसे हो और उसका यूज हमारे प्रश्न कम करने के लिए कैसे हो, हमारे हेल्थ सुधारने के लिए कैसे हो, हम अच्छे बेहतर बनने के लिए कैसे हो, हमारा आयुष्य और हमारा जीवन अच्छा होने के लिए कैसे हो, और हम जो चाहते हैं महाराष्ट्र जैसा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 में हम करना चाहते हैं, उसमें ये जो तंत्रज्ञान है, तंत्रज्ञान का उपयोग करके विश्व के हर प्रश्न के ऊपर हम उत्तर सोच सकते हैं। कि हमारे पास युवा पीढ़ी बहुत है, हमारे पास यंग जो टेक्नोक्रेट्स है वो बहुत नंबर है। मेरे ख्याल से इसी कार्यालय में डेटा टेक लैब में कम से कम 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं, अनेक प्रश्नों के ऊपर, अनेक विषयों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन अगर क्रिएट अच्छी तरह से होगा और उसको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम हो सकते हैं, भले वो खेती से रिलेटेड हो, भले वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, भले वो आरोग्य से रिलेटेड हो, सब प्रश्नों का अच्छा उत्तर हमें मिल सकता है और हमारा लाइफ बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हमारा नहीं, हमारे देश का बन सकता है। हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, AI को यूज करके हमारा जो क्लाइमेट बदल रहा है उसमें हमारे जो फसल है उसको, फसल को कितना अच्छा रख सकते हैं, या उसको क्या नुकसान पहुंच सकता है, या उसके लिए क्या पेस्टिसाइड की जरूरत है, इसका बिल्कुल बेहतर हर एक किसान को मिल सकता है, पर्सनलाइज सोल्यूशन मिल सकता है। मेरे ख्याल से इसके लिए उसका उपयोग होगा। थोड़ा सा उसमें मैं आपसे भी, आप वाइस चांसलर, एजुकेशन के अंदर मतलब हम किसानों की बात कर ले, भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों का देश कहा जाता है, तो यहाँ पर इलिटरेसी भी ज़्यादा है, यहाँ पर AI का इस्तेमाल जो है तबका करता है, उन तक का ये चीज़ कैसे पहुँचेगी उन तक? एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले। एक तो हमारे देश में गांव-गांव में जो लोग हैं, भले ही वो किसान हो या कोई मजदूर हो या कोई युवा हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है। अभी हर एक के पास मोबाइल है। इनफैक्ट मोबाइल यूसेज अगर देखा जाए तो गांव में भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है और ऑलरेडी बढ़ चुका है।
कुछ साल पहले हम लोग डिजिटाइजेशन की जब बात कर रहे थे तब क्रेडिट कार्ड कैसा कोई यूज़ करेगा, उसके बाद आफ्टर द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हमारे यहाँ पे QR कोड आ गया, और अभी आप देखते हैं तो कोई भी आदमी वेदर ही इज़ फाइनेंशियली लिटरेट और इलिटरेट आज पेमेंट मैकेनिज्म QR कोड के हिसाब से कर सकता है। तो उसी लाइंस पे इफ़ यू गो टू डिफरेंट विलेजेस और वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी अडोप्शन विद द हेल्प ऑफ AI अभी जिस प्रकार से बढ़ने लगा है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी उतनी दिक्कत आएगी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल एब्स्ट्रैक्ट आउट और टेक आउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग द ओनली द बेनिफिट्स टू द फार्मर्स। जैसे थोड़ी देर पहले कहा गया कि स्टूडेंट्स और युवा वर्ग है ये AI में ज़्यादा इंटरेस्टेड है आज के डेट में, तो ये वेबसाइट्स पे है, यूट्यूब इस तरीके इस सारे प्लेटफॉर्म पे जाके वो सर्च करती है, तो क्या फ्यूचर में लगता है कि सिलेबस में भी ये चीज़ों को ऐड करने से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? बेसिकली सोशल मीडिया की